Recently, Canada government has been generous enough to conduct regular draws. Here is a 101 video for you to understand what are the documents required in order for you to have a successful application. Let's begin the video. मुझे जो है वो पीआर आया था दिस ईयर इन जनवरी और मुझे आईटीए जो रिसीव हुआ था वो लास्ट ईयर अराउंड जुलाई में हुआ था अंडर सीईसी दैट इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। एक प्रेजेंटेशन बनाया है इसमें टू सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इट्स गोना गिव यू अ गुड वॉक थ्रू। तो ये पूरी जो चेकलिस्ट है ये मेरी कस्टमाइज चेकलिस्ट है दैट मीन्स जो आईआरसीसी ने मुझे इशू करी थी मेरे क्राइटेरिया के ऊपर। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड था वो है पासपोर्ट, मेडिकल एग्जाम, इंडिया पीसीसी, यूएई में मैं रहा था तो यूएई की पीसीसी, फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, फिर मेरे एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स जो मेरी करंट कंपनी है और मेरे एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स जो मेरी पहले की कंपनी है क्योंकि मैंने उसके भी पॉइंट्स क्लेम करे थे। फिर एक डिजिटल फोटो, फिर एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट थे और जो मेरी फोटो थी वो जेपीजी फोटो थी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट टू बिगिन विथ इज द पासपोर्ट। नाउ जो रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ करंट वैलिड पासपोर्ट की। इसमें ओल्ड पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो लगाया था वो दोनों लगाए थे क्योंकि मेरे जो सारे रेशन स्टैम्प्स और वीजा स्टैम्प्स थे वो पुराने पासपोर्ट के ऊपर थे। टू एंश्योर दैट माय फाइल इज क्रेडिबल, मैं सारे अपने ट्रैवल हिस्ट्री उनको दिखाना चाहता था। इसमें मैंने फ्रंट पेज दिया था, लास्ट पेज दिया था, फिर ऑल द वीजा स्टैम्प्स दिए थे अलोंग विद जितने भी इमिग्रेशन स्टैम्प्स मेरे लगे हुए थे। वीजा स्टैम्प से मेरा मतलब है यहाँ पे वीजा स्टिकर्स जो होते हैं। फिर जो मेरा डॉक्यूमेंट नेमिंग कन्वेंशन जो मैंने यूज करा था वो था पासपोर्ट स्कैन्स अंडरस्कोर माय नेम। सेकेंड डॉक्यूमेंट था मेडिकल एग्जाम। नौ क्योंकि मैं कनाडा में रहता था ऑलरेडी और मैंने एक ऑलरेडी मेडिकल एग्जाम करवा रखा था वेदर इन कनाडा और आउटसाइड कनाडा। एक टेम्पररी पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी चल रही है विच इज वैलिड स्टिल वैलिड अंटिल अक्टूबर 6 2024। इसमें यह है कि अगर आप कनाडा में रहते हैं और अगर आपने पिछले 5 साल में मेडिकल एग्जाम करवा रखा है अपना, तो आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना ई मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने जो लिया था वो एज ऑफ फेब 15 है 2024, ये अभी भी वैलिड है। थर्ड डॉक्यूमेंट है जो इंडिया पीसीसी है। मैंने ये पीसीसी आप देखो मैंने अप्लाई करा था जब मैं सरी में रहता था, वैंकूवर में रहता था, इसलिए यहाँ पे वैंकूवर है यहाँ पे। लेकिन मैंने फाइल लगाई है जब मैं टोरंटो मूव हो गया था। तो ये इशुएंस डेट देखिए 2022 की है और मैंने लगाई थी अपनी फाइल 2023 जुलाई के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर 4 मंथ्स के बाद। सो जो रूल है वो ये है कि आपका पीसीसी वैलिड रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं इट इज वैलिड अप टू 6 मंथ्स वगैरह, ऐसा नहीं है। अगर आप पीसीसी आपने ली है आउटसाइड योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस तो वो वैलिड रहेगा जब तक आप वापस उस कंट्री में नहीं जाते। क्योंकि मेरी अभी करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज कनाडा, तो मेरी इंडिया की पीसीसी वैलिड रहेगी जब तक मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगा। दूसरी पीसीसी मैंने जो ली थी वो ली थी दुबई गवर्नमेंट से। अगर आप यूएई में पहले कहीं रहे, किसी भी एमिरेट्स में रहे हैं, तो आप कहीं की भी पीसीसी लगा सकते हैं, वो सब वैलिड है। ये मुझे ऑलमोस्ट यू कैन से जैसे ही मैंने सबमिट करा मुझे 10-15 मिनट के अंदर मुझे बाय ईमेल पीसीसी आ गई थी। यहाँ पे देखो अगेन ये मेरी पीसीसी की जो डेट है वो 2022 की है। अगेन सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर कि ये जो मेरी पीसीसी वैलिड थी क्योंकि मैं वापस यूएई नहीं गया था। तो अगर मैं 2-3 साल 4 साल तक भी नहीं जाता मैं, तब तक ये मेरी पीसीसी वैलिड रहेगी। रिगार्डलेस कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। लेकिन आईआरसीसी ने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पीसीसी आप वापस नहीं गए, आप स्टिल सबमिट करो हमको एंड देन वी विल गिव यू फर्दर इंस्ट्रक्शंस क्या हम वो पीसीसी यूज कर सकते हैं या फिर हमें नए पीसीसी की जरूरत है। और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में मैंने क्या क्या दिया था। एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट का होगा पूरा एक ही फील्ड होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने पीडीएफ सारे जो स्कैन थे मेरी कॉपीज उनको मर्ज कर दिया था एक सिंगल फाइल में, जिसमें मैंने लगाया अपना स्टडी परमिट, मेरे एमबीए डिग्री, कंप्लीशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट्स और आइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स क्योंकि आइल्स का कोई और
एरिया फ़ील्ड नहीं है वहाँ पे अपलोड करने के लिए एंड बहुत लोग ये ना मिस आउट कर जाते हैं टू अपलोड। सो आइल्स भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना कोई डब्ल्यूईएस या ईसीए अपलोड नहीं करता क्योंकि मेरी जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो एमबीए है, जो मैंने कनाडा से करवाई थी। तो इसमें मुझे वेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और एक और चीज़ नोटिस करेंगे आप, मैंने यहाँ पे अपने अंडरग्रेड मैंने बीबीए कर रखी है, मैंने उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे क्योंकि टेक्निकली आप जो पॉइंट्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं सिर्फ एक ही डिग्री की, व्हिच इज़ हाईएस्ट डिग्री। जो मेरा जो बीबीए डिग्री थी वो मैंने अपनी पर्सनल हिस्ट्री में लगा दी थी। नाउ एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू इनपुट इन द पर्सनल हिस्ट्री वो आपको प्रूफ नहीं करनी पड़ती थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। वो खाली एज़ एन एफवाईआई होता है आईआरसीसी के लिए कि भई मैंने ये भी कर रखा है या फिर ये पिछले मेरी हिस्ट्री ऐसी रही है। लेकिन आपको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो मेरी करंट कंपनी है, वहाँ पे मैंने क्योंकि मुझे 2 फ़ील्ड दिखा रहा था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, जो मेरी करंट कंपनी है और जो मेरी प्रीवियस कंपनी है, जिसके मैंने पॉइंट्स क्लेम करे हैं। तो करंट कंपनी में मैंने अपना पीजीडब्ल्यूपी लगाया था या फिर आपके केस में अगर वर्क परमिट है, रेफरेंस लेटर बाय एचआर लगवाया था, ऑफर लेटर जो मुझे ओरिजिनली मिला था, फिर मैंने 12 पे स्टब्स लगाए थे और ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट ऑर्डर में लगाए थे, जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कवर कर रहा था। आपको सारे पे स्टब लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप रैंडम पिकअप करके कोई से भी 12 लगा सकते हैं। फिर मैंने क्योंकि 2023 में मैंने अप्लाई करा था, तो मेरे पास 2022 का टी4 था, जो टैक्स डॉक्यूमेंट था, वो एज़ अ प्रूफ भी लगाया था और साथ ही जो उसके बाद जो टैक्स फाइल करने के बाद नोटिस ऑफ असेसमेंट मिलता है, वो भी मैंने लगा दिया था। ये सारे जो आपका जो वाला जो लेटर होगा ना, रेफरेंस लेटर बाय एचआर, ये आप अपने मैनेजर से भी ले सकते हो। मेरे केस में आई थिंक आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मुझे एचआर ने दे दिया था, बट कोई किसी से भी आप ये ले सकते हो, जो भी आप जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स कवर करने ज़रूरी हैं। फुल टाइम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक आप कितना काम करते हो वो ज़रूरी है। पीरियड ऑफ वर्क मतलब स्टार्ट से लेके एंड डेट तक, अगर आपकी करंट जॉब अभी भी एक्टिव है, वहाँ पे जो आपका जो लेटर हेड पे जो डेट होगी, तो वहाँ तक आपका टाइम कैलकुलेट होगा। फिर सैलरी कितनी मिल रही है आपको एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैंने कहीं नॉक कोड नहीं लिखवाया था क्योंकि नॉक कोड रिक्वायर्ड नहीं है। आईआरसीसी को नॉक कोड की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस नॉक कैटेगरी में काम कर रहे हो। आप जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे, उसी से आईआरसीसी मैच करेगा कि कौन से नॉक में आप फिट होते हो। और ये मेरी प्रीवियस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रीटी मच सेम। रेफरेंस लेटर मैंने अपने मैनेजर से लिया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाय एचआर मैंने लिया था। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था ना, वो बेसिक एचआर टेम्पलेट में था, जो वो बोलते हैं दैट दिस पर्सन हैज़ बीन वर्किंग विद अस फ्रॉम दिस टू दिस, दैट्स इट। और जो रेफरेंस लेटर मैंने लिया तो मैनेजर से लिया था, जो ज़्यादा कस्टमाइज़ था कि मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मैं क्या काम करता हूँ। उसमें ऑफर लेटर दिया था, मैंने 12 पे स्टेप्स डाले थे, जो मेरा 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस कवर कर रही थी। तो मैंने 4 साल काम किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 48 पे स्टेप्स लगाऊँगा वहाँ पे या पे स्लिप्स लगाऊँगा। तो मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक रैंडम 12 दिखा दी थी, व्हिच वाज़ इनफ फॉर मी टू प्रूव मेरा जो एम्प्लॉयमेंट था वो जेन्युइन था। फिर मैंने 6 बैंक स्टेटमेंट्स लगाई थी रैंडमली, वहाँ पे मेरी सैलरी क्रेडिट होने का जो रिकॉर्ड था, वहाँ पे मैंने हाइलाइट कर दिया था। फिर मेरे पासपोर्ट पे जहाँ यूएई वीज़ा स्टैम्प लगा था, वहाँ पे वो भी मैंने स्कैन करके उनको दिखाया था क्योंकि वहाँ पे जो यूएई में होता है, वहाँ पे आपका स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर का नाम आपके वीज़ा स्टैम्प पे लिखा होता है। सेम चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ें 4 इम्पोर्टेंट है टू कवर अप टू मेक योर लेटर अ लेजिटिमेट वन। ये मेरी डिजिटल फ़ोटो है, तो इसको आपको प्रोफ़ेशनली खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने मोबाइल से ली है, अब मेरे घर पे ली है, मैंने इसको पोस्ट में जाके बस एडिट कर दिया था व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ये इसके डायमेंशंस हैं, सो यू कैन सेव सम मनी ओवर देयर। ये लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है। गाइज़, ये बहुत ही डू और डाई डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत सीरियसली लेना। ये बेसिकली आपको अपॉर्च्युनिटी देता है टू पुट योरसेल्फ अक्रॉस और थ्रू इन फ्रंट ऑफ द आईआरसीसी ऑफिशियल, जो आपकी फाइल रिव्यू कर रहा है कि क्या गैप्स हैं, क्या लूज़ पॉइंट्स हैं, क्या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वो गलत अज़्यूम ना करे, तो आप उसके ऊपर क्लैरिटी दे सकते हैं। तो इसको बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज़ करना और स्ट्रेट ऑन पॉइंट, वहाँ पे कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, और इतने पेजेज़ में आप खत्म कर देना। मेरा शायद 2 पेज का है, आई एम गोना शो इट टू यू। ये मेरा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है।
तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने अपना नॉक कोड दिखाया है, वहाँ पे लीड स्टेटमेंट दी है। ये आईआरसीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, आपके लीड स्टेटमेंट में। ये इनको हेल्प करेगा आईआरसीसी ऑफिशियल को आइडेंटिफाई कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर मैंने रीजन दिया था। तो ये जो है, ये मैंने आईआरसीसी की वेबसाइट से उतारा था। फिर जो कंपनी वन है, जो मेरी करंट कंपनी है, वहां की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिखी थी, जो मेरे को एचआर ने लिख के दी थी। और जो मेरी कंपनी टू है, जो कि मेरी पहली कंपनी है, मैंने वहां से भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, जो मेरे मैनेजर ने वो डॉक्यूमेंट लिख के दिया था। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन वाला चार्ट बना दिया था, ताकि आईआरसीसी ऑफिशियल को बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। लाइक दे डोंट हैव टू सिट एंड मैच। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। एंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ये वाला है, तो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच करने की जरूरत नहीं है। ये आईआरसीसी की वेबसाइट पे था, लेकिन जो मेरी पहली कंपनी थी उसमें मेरा ऐसा कोई सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया था दैट देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग मैच। अब पासपोर्ट जो है, ये मैंने अपने दोनों पासपोर्ट लगाए थे, ओल्ड पासपोर्ट भी। नौ बहुत लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो मेरी वो सिमिलर मेरे जैसा केस था, जो आई थिंक पीसीसी इशू हुई थी मेरी इंडिया की या फिर यूए की, उस पे पुराना पासपोर्ट नंबर लिखा था। उसके बाद फिर मेरा पासपोर्ट रिन्यू हुआ था, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि अपना पुराना पासपोर्ट भी लगा दें। बट रिमेंबर, अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है तो उसके लास्ट पेज पे आपका ओल्ड पासपोर्ट नंबर लिखा रहता है, विच इज अगेन इनफ फॉर यू टू प्रूव कि ठीक है, मेरा जो पीसीसी इशू हुआ है वो सही बंदे के लिए सही रिकॉर्ड पे इशू हुआ है। और यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन मेडिकल एग्जाम का एक एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि मैंने 2022 में लिया था, वैंकूवर में लिया था, और एज पर जो रिसेंट एग्जामेशन है आप लोगों के थ्रू, उसके उसके अंडर मैं अभी एलिजिबल हूँ कि मैं अपना पुराना इमिग्रेशन मेडिकल एग्जाम यूज कर सकता हूँ। फिर मैंने नीचे एक और स्टेटमेंट लिख दिया था, अगर आपको तभी भी चाहते हो कि नई इमिग्रेशन रिजल्ट चाहिए आपको, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर दो एंड आई विल डू रीडू इट। एंड सेम थिंग फॉर पीसीसी। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, तो डू नॉट लीव इट ऑन टू द आईआरसीसी ऑफिशियल कि वो अज्यूम कर ले या फिर वो समझ जाए। थिंक ऑफ इट एज कि उसके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, वो वहां पे बैठ के स्टोरी डॉट्स कनेक्ट करने नहीं बैठा होगा वहां पे। सो मेक थिंग्स एज इजी एज सिंपल फॉर देम टू रीड एज मच एज पॉसिबल, तो मैंने, मेरी पीसीसी भली पुरानी है, लेकिन मैंने तब भी यहाँ पे इंश्योर कर दिया कि मैंने जो इंडियन पीसीसी ली थी वो 2022 में ली थी, व्हाइल आई वाज इन वैंकूवर पीसी। उसमें ये भी बता दिया था कि मेरा सारा एंटायर पीरियड ऑफ स्टे है जो इंडिया में है वो कवर अप करता है, बिकॉज आई डिड नॉट रिविजिट द कंट्री सिंस 2021। तो अब अगर मैं ये लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये चीज मेंशन नहीं करता, तो शायद वो अज्यूम करता है कि यार इस बंदे ने पीसीसी पुरानी दी है, तो बीच में ये अभी वैलिड नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए। तो मैंने सेम चीज यूएई के लिए भी करी थी, मैंने उनको बता दिया था मैं दिसंबर 2020 से मैंने विजिट नहीं करा था, और मेरी पीसीसी उसके बाद इशू हुई है, व्हाइल आई वाज आउटसाइड यूएई। तो फिर मैंने उन्हीं का जो गाइडलाइंस है उन्हीं को कोट कर दी मैंने यहाँ पे कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पे ऐसे-ऐसे लिखा है, सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट, आई एम मिमिकिंग व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड ओवर देयर। अगर उनको तभी भी इंसिस्ट करते हैं कि अगर उनको नई वाली पीसीसी देखनी है, तो मुझे वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशन का मैंने क्लैरिटी दे दी थी कि मैं पॉइंट्स जो क्लेम कर रहा हूँ, मेरी हाईएस्ट एजुकेशन के हैं, वो एमबीए के हैं, और वो मैंने वैंकूवर बीसी कनाडा से करे हुए हैं, तो उसके लिए कोई वेस्ट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर करंट एम्प्लॉयमेंट में मैंने उनको एक छोटी-सी समरी दे दी थी कि मैंने ये वाली कंपनी जॉइन करी थी, इस डेज़िग्नेशन पे करी थी, इस डेट को करी थी, और यहाँ पे लिखा था मैंने कि मेरा नॉक कोड यहाँ पर है। वन्स अगेन आई एम मेंशनिंग कि मेरा नॉक कोड है, रेफरेंस लेटर पे नहीं लिखा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे एक्सप्लेनेशन लेटर के ऊपर है। तो उनको मैंने बता दिया था, और मैंने बता दिया कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स एज़ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू क्लेम द पॉइंट्स, टू क्लेम 1 ईयर ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मैंने बता देता रेफरेंस लेटर दे रहा हूँ, ऑफर लेटर दे रहा हूँ, पे स्टब्स दे रहा हूँ, T4 और नोटिस ऑफ असेसमेंट जो दे रहा हूँ। और इन एडिशन मैंने बोल दिया था कि मेरे मैनेजर का ऑफिशियल ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है, अगर उनको इफ दे विश टू दे कैन कॉन्टैक्ट देम। सेम चीज़ मैंने देखो मैंने पास्ट एम्प्लॉयमेंट का बताया था, और इनको बताया था कि मैं कितने पॉइंट्स क्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 3 साल के पॉइंट्स मैं क्लेम कर रहा हूँ। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट कर रहा हूँ टू टू प्रूव माय एम्प्लॉयमेंट वाज़ जेन्युइन वन। क्योंकि मैंने काम जो किया था वो नवंबर 30
टू 2019 तक किया था, लेकिन जो मेरा रेफरेंस लेटर था उसके ऊपर डेट थी जून 2019, मतलब उसके बाद भी अराउंड 5 मंथ्स का एक्सपीरियंस था, जो मैं क्लेम नहीं कर रहा, बट इट डज़न्ट मैटर क्योंकि मैं मैक्सिमम जो है वो 3 साल के ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो भले ही मैंने 4 साल काम किया था, तो मैं क्लेम कर रहा हूँ सिर्फ़ साढ़े 3 साल के पॉइंट्स, इन दिस केस कि मैक्सिमम 3 साल के ही मिलते हैं, तो मुझे फुल पॉइंट्स मिले थे इसके। और मैंने एक और चीज़ बता दी थी, वहाँ पे नोट दिया था कि जो मेरी पुरानी कंपनी थी, वो एक्चुअली अब इट इज़ नो लॉन्गर ऑपरेटिंग, वो बंद हो गई है, बैंकरप्ट हो गई थी वो। तो उसके उसको अगर उनको क्रॉस वेरीफाई करना है, मैंने मैनेजर्स और फ्यू कलीग्स के नंबर दे रहा हूँ, अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट आईडी भी दे रहा हूँ, ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, अगर वो इफ दे विश टू वेरीफाई तो कर सकते हैं वो। फिर प्रूफ ऑफ फंड्स का मैंने बताया था यहाँ पे कि क्योंकि मैं सीईसी के अंडर इनवाइटेड हुआ हूँ, तो मैं एग्ज़ेम्प्ट हूँ टू शो एनी प्रूफ ऑफ फंड्स। अगर उनको तभी भी देखना चाहते हैं, सो दे कैन सेंड मी रिक्वेस्ट एंड आई कैन प्रोवाइड देम विद माय बैंक स्टेटमेंट। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगे थे थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ईज़ी हो जाए अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग that I haven't answered या कुछ query है, please do let me know in the comments. I will happily answer to those questions, and I hope you guys have a successful PR application. I will see you in the next video. Until then, stay safe, take care, and bye bye. All the very best.